अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पूरे चैप्टर को अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वो कहते हैं कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। सही हो गया? याद है ना आपको कार्डियक मसल्स, हार्ट के जो मसल्स होते हैं, तो कार्डियो का लफ्ज़ हमेशा हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? कार्डियो का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? हार्ट के लिए। और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स है। कितनी ब्लड वेसल्स हमने पढ़ी हैं? याद करें, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, यही ब्लड वेसल्स होती है ना। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या है? इसमें हमने उन डिजीज़ को पढ़ना है, वो डिसऑर्डर्स कहते हैं डिजीज़ को, बीमारियों को। वो बीमारियाँ, वो डिसऑर्डर्स, वो डिजीज़ जिनमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है और जिनमें ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। अच्छा, वही बात कर रहे हैं, वो डिजीज़, वो बीमारियाँ दैट इन्वॉल्व, जिनमें हार्ट शामिल होता है और ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियो मतलब हार्ट, वेस्कुलर मतलब वेसल्स। तो वो डिजीज़ जिनमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, जिनमें ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, उनको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कह लें, डिसऑर्डर्स कह लें, डिजीज़ कह लें, एक ही बात है। अच्छा, अब हम पहले पढ़ते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले हम कोरोनरी का लफ्ज़ कोरोनरी आर्टरी से आया है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। याद करें, हमने कोरोनरी आर्टरी कहाँ पे पढ़ी थी? यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कोरोनरी आर्टरी, लेकिन मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये हम अयोटा बना रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि ये अयोटा ऐसे करके होता है, ऐसे होता है ना। अच्छा, अयोटा कहाँ से निकला था? लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकला था। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरा लेफ़्ट वेंट्रिकल है। सही हो गया? लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, ये एओर्टा निकल रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। ठीक, अब क्या होता है कि एओर्टा की बेस, मतलब एओर्टा का जो पहला वाला पार्ट होता है, यहाँ से हमारे पास दो आर्टरीज निकलती हैं। एक ये आर्टरी निकलेगी और एक ये आर्टरी निकलेगी। दो आर्टरीज निकलती हैं, एक उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। उनको कोरोनरी आर्टरी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ब्लड सप्लाई करनी होती है हमारे हार्ट को। सही हो गया? दो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। आपके बुक में बनी भी हुई है, मैं आपको आपके बुक से डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखें, बुक में बनी हुई, ये देखें, ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी बनी हुई है, ये सारी। ठीक हो गया? और इधर राइट कोरोनरी आर्टरी होगी, लेकिन उन्होंने वो नहीं बनाई हुई। सही हो गया? वो दिखाई नहीं हुई। तो ये दो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जिन्होंने हार्ट को ब्लड सप्लाई देनी होती है, हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई देनी होती है। ठीक है? क्योंकि आपको पता है हार्ट कैसे बना हुआ है, हार्ट सारा मसल से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बार बार बात समझाई है। देखें, ऐसे करके हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, कोन शेप्ड, ऐसे करके। ठीक है? ये 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये जो हार्ट की सारी वॉल है, सारी जो हार्ट की मोटी मोटी दीवारें हैं, ये किस चीज़ से मिलके बनी हुई हैं? ये सेल से मिलके बनी हुई हैं। जाहिर सी बात है, आपकी ऑल बॉडी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। हर चीज़ हमारी सेल से मिलके बनी हुई है। कौन से सेल? मसल सेल। मसल सेल भी 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो ये कार्डियक मसल सेल से मिलके बनी हुई हैं। ठीक हो गया? कार्डियक मसल से मिलके बनी हुई हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह पे, मैं तो इतने मसल नहीं बना सकती, लेकिन मैं थोड़ी सी जगह पे अगर आपको मसल्स बना के दिखाना चाहूँ, तो ये ऐसे करके मसल्स पड़े होंगे, ऐसे करके मसल्स होंगे, मसल सेल होंगे ना। ये सारे मसल सेल हैं। ये एक सेल है, मैं आपको सेल्स बना के दिखा रही हूँ। ठीक हो गया? अब ये मसल सेल जो होते हैं, बाकी सारे सेल्स की तरह इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, इनको भी ग्लूकोज चाहिए, और उन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ के इन्होंने ATP बना लेनी है, और वो जो ATP एनर्जी होगी, उससे इन्होंने अपना काम कर लेना है। क्या काम करना है? ब्लड को पंप करना है, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। कैसे? ऐसे करके पहले मसल सेल पड़ा होता है, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड आगे डाल देता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएगी? वो जो इनके पास ब्लड आएगा, वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होंगे, वहाँ से इनको एनर्जी आएगी। तो वो ब्लड वेसल, ये मान लो ब्लड वेसल आ रही है। ठीक है? ये ब्लड वेसल कौन सी? कोरोनरी आर्टरी है। इस कोरोनरी आर्टरी ने क्या करना है? इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? ठीक हो गया? यही मतलब ऐसे होगा ना, कोरोनरी आर्टरी आएगी, आपको पता है ऑर्गन में आर्टरी आके आर्टरियोज में टूटती है, कैपिलरीज में फिर टूट जाती है, ये बात हमें पता ही है। तो इस तरीके से इसकी मज़ीद ब्रांचेस बनेंगी, और ये सारी ब्रांचेस इसने सारे सेल्स को दे देनी है, और ये सारे सेल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चले जाएंगे इस कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए से। अब सपोज़ करें, ये जो कोरोनरी आर्टरी आ रही थी, इसके अंदर कोई चीज़ जमा होना शुरू हो गई। क्या चीज़ जमा होना शुरू हो गई? मान लो हमारा मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है? कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों ज़्यादा होते हैं आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो कोलेस्ट्रॉल, वो फ़ैट,
ठीक है। अगर कोई घी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता, बैठा रहता है, बस घी खाई जा रहा है, ठीक है, फैटी बाहर के फास्ट फूड खाई जा रहा है, फ्राइज़ खाई जा रहा है, तो उसमें कितना घी होता है, सही हो गया। तो ये जो कोलेस्ट्रोल होता है ना, ये आता है, अच्छा ये कोलेस्ट्रॉल ना दो तरह का होता है, ये बात आपने समझ लेनी है। एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये आगे आपकी बात आएगी, बुक में लिखी हुई है, मैं अपने से कुछ नहीं बता रही। बैड कोलेस्ट्रॉल जैसा कि नाम से पता लग रहा है गंदा कोलेस्ट्रॉल है। इस कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, इसने आपके लीवर पता है ना आपको क्या होता है, ये वाला लीवर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसने आपके लीवर से कोलेस्ट्रॉल उठाना है और उठा के ला के जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, उन ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा करते रहना है। आ जाओ भाई इधर जमा हो जाओ, सारा कोलेस्ट्रॉल इधर जमा कर देना है। कितनी गंदी बात है, क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सारा ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे खुद ही बताएं, ब्लड वेसल नैरो नहीं होना शुरू हो जाएगी? ये देखें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल के अंदर जमा होना शुरू हो गया, तो ब्लड वेसल नैरो होना शुरू हो गई, जगह कम पड़ना शुरू हो गई। पहले ब्लड इतनी जगह से जाता था, अब ब्लड के लिए सिर्फ इतना सा रास्ता जाने के लिए, तो कम ब्लड जाएगा। खुद ही बताएं, कम ब्लड जाएगा ना। जब ब्लड कम जाएगा, सेल्स को सही तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा, सेल्स सही तरीके से ऑक्सीजन, सेल्स को ब्लड में से ही तो सब कुछ मिलना था, ब्लड सही तो ये जो सेल था, अगर मैं एक सेल यहाँ पे बना लूँ, ये एक मसल सेल है हार्ट का, तो ये बेचारा मसल सेल्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ता था और जो एटीपी मिलती थी उस एटीपी को इस्तेमाल करके अपना काम कर लेता था। अब सही ब्लड ही नहीं आ रहा है इसके पास, ब्लड कम आ रहा है, तो कम ब्लड आएगा, कम ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलेगी, कम एटीपी बनेगी। तो खुद ही सोचें कि क्या हार्ट सही तरीके से काम कर पाएगा? नहीं, हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्यों? हार्ट नहीं तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डालना है। याद है आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डालता है, सही है। तो जब यही काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। तो खुद ही सोचें, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड के अंदर ही तो आपका ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर ही तो आपका ऑक्सीजन है, सेल्स को जो चाहिए, सेल्स नहीं आएगा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड, सेल्स को ना ऑक्सीजन मिलेगी ना ग्लूकोज मिलेगा, सेल एटीपी नहीं बना पाएंगे हमारी बॉडी के, मेरा ब्रेन सेल नहीं काम करेगा, मेरे लिवर सेल काम नहीं करेंगे, मेरा स्टमक नहीं काम करेगा, मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन काम नहीं करेगी, क्योंकि सारी बॉडी तो सेल से मिलकर बनी हुई है। तो खुद ही सोचें कि हार्ट अगर काम नहीं करता तो क्या क्या मसाइल आ जाते हैं। और वो क्यों नहीं काम कर रहा था? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जमा होना शुरू हो गई, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया, कोई फैट जमा होना शुरू हो गया, जिसने उसकी जो अंदर वाली जगह थी, जो अंदर वाली जगह को क्या कहते हैं मुझे बताएं? हमने आर्टरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, डिटेल में पढ़ाया था, इसको ल्यूमन कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये ल्यूमन नैरो होना शुरू हो गया, देखिए कितना तंग हो गया है, ब्लड के आगे जाने का रास्ता ही आपके सामने नैरो हो गया है। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर फैटी मटीरियल, कोलेस्ट्रॉल, फैट जमा होना शुरू हो गया है। ये जो चीज़ें बनी है ना, इसको कहते हैं प्लेक। ये प्लेक बना हुआ है, ये और ये, ठीक है, इसको कहते हैं प्लेक, ठीक है। क्या कि ये एक प्लेक बन गया है ब्लड वेसल की वॉल के अंदर, ये एक प्लेक बन गया है, और इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सही हो गया, ये बात आपने अच्छे से याद कर लेनी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। बुक से एक बार रीड कर लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। यही वो बात कह रहा है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में क्या होता है। जाहिर सी बात है, जब कोरोनरी आर्टरी मुतासिर होगी तो हार्ट डिजीज़ तो आएंगी, हार्ट भी हमारा मुतासिर होगा, ठीक है। होता क्या है, इट इज़ द नैरो हो जाना, तंग हो गई है या ब्लॉक हो गई है कोरोनरी आर्टरी, आपकी दोनों कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, ये देखिए वो नैरो हो गई हैं बिल्कुल, या हो सकता है ब्लॉक ही हो गई हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इस जगह को बिल्कुल बंद ही कर दे, ठीक है। तो नैरोइंग हो जाती है या ब्लॉकेज हो जाती है आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ की। कोरोनरी आर्टरीज़ क्या कर रही थी, इनकी ब्लॉकेज क्यों इतनी नुकसानदेह है? क्योंकि इन्होंने ब्लड सप्लाई करना था हमारे हार्ट के मसल्स को। ये जो मेरे हार्ट के मसल्स हैं, ये मेरे हार्ट के सारे मसल्स हैं, इनको ब्लड सप्लाई इन कोरोनरी आर्टरीज़ ने ही तो करना था। ठीक हो गया। ये कंडीशन जो होती है, ये क्यों होती है, इस प्राइमरीली कोज्ड बाय, इसकी बुनियादी वजह क्या है, प्राइमरी वजह क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक्यूमुलेशन, जमा हो जाना, किसका जमा हो जाना? फैटी डिपॉजिट्स का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, मतलब जो फैटी डिपॉजिट्स हैं वो जाके जमा हो जाते हैं। कहाँ पे जमा हो जाते हैं? आर्टरीज़ के अंदर, इनसाइड द आर्टरीज़। जैसा कि कोई भी आर्टरी बॉडी की, कोरोनरी आर्टरी नहीं, बॉडी की कोई भी आर्टरी, उसके अंदर ये काम हो सकता है। ठीक हो गया। तो बॉडी की कोई भी आर्टरीज़ के अंदर ख़ास तौर पर वो कहते हैं जब फैटी जो डिपॉजिट्स है ना,
फैटी डिपॉजिट्स जब वो जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। और फैटी डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं? प्लेक्स कहते हैं। देखिए उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो फैटी डिपॉजिट्स हैं उनको हम प्लेक्स कहते हैं, ठीक हो गया, उनको हम प्लेक्स कहते हैं। तो जब ये जाके जमा हो जाते हैं, इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखनी है? एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट्स इनसाइड द आर्टरीज, और ब्रैकेट में प्लेक्स लिख देना है। क्यों? क्योंकि फैटी डिपॉजिट्स को प्लेक्स ही कहते हैं, ठीक हो गया। ये जो फैटी डिपॉजिट है ये एक प्लेक है, ये सारा एक प्लेक है। अच्छा, अब वो कहता है कि वजह क्या है भाई, ये क्यों ऐसा हुआ, ये जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है यहाँ पे आके क्यों जमा होना शुरू हो गया, सारे मेरे फ़ैट कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्यों जमा होना शुरू हो गए। क्वेश्चन ये पैदा होता है, ठीक हो गया, ताकि मैं उनसे बच पाऊँ। जब मैं उनसे बच पाऊँगी तो मेरा हार्ट ठीक रहेगा, ठीक हो गया। तो वजह ये हुई कि यानी कि हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसकी क्या वजूहत हैं, ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होती है, यही बात करने लगे हैं ना हम। तो जब एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाए तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी कॉजेज़ लिख देनी है। ये सारी एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉजेज़ है, मतलब क्यों एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, मतलब कि ये जो फैटी डिपॉजिट है, ये जो प्लेक है, ये क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है। अच्छा, इसकी कुछ कॉजेज़ हैं जो मैंने आपके लिए एक अच्छी आसान फॉर्म में लिखी हैं। जी स्टूडेंट्स, ये सारी इसकी कॉजेज़ हैं, ठीक है। हाई बीपी, बैड कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, स्मोकिंग करना, डायबिटीज़ का होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अब मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने तो अपने कॉन्सेप्ट एक को क्लियर करना है, तो हमें क्यों का पता होना चाहिए। जब आपका वाई, क्यों और हाउ क्लियर हो जाता है ना, तो हर चीज़ आपको आसानी से समझ आती है और आपको पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने कहा क्या होती है, मान लो एक आर्टरी है, ये ख़ासतौर पर आर्टरी के अंदर होता है काम, ठीक है। ये आर्टरी आपकी रेड कलर की, इस आर्टरी के अंदर हमने पढ़ा स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल मैंने आपको बताया दो तरह का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। इसको आप समझ लें, ये मैंने वैसे पहले आपको बात बता दी है। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, मतलब इसको होना चाहिए ब्लड के अंदर, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको HDL भी कहते हैं, ठीक है। और जो HDL और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, ये गंदा कोलेस्ट्रॉल है, ये नहीं होना चाहिए, इसको LDL भी कहते हैं, सही हो गया। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये अच्छा है, मतलब इसने क्या करना है कि अगर कोई इधर कोलेस्ट्रॉल पड़ा भी हुआ है ना, ये गुड कोलेस्ट्रॉल ने अगर कोई यहाँ पे फैटी मटेरियल पड़ा हुआ है या कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह या कोई लिपिड वगैरह पड़ा हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इसने उसको उठाना है और उठा के जाके लीवर को दे देना है। लीवर अपने पास रख लो इसको, ठीक है। तो अच्छी बात है, ब्लड वेसल्स में से कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को हटाया जा रहा है, अच्छी बात है, ठीक हो गया। तो लीवर ने क्या करना है, फिर उस कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करके लीवर ने बाइल बना देना, जो लीवर का काम होता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल ऑपोजिट काम करता है, ये बल्कि लीवर से, ये जो मेरा ऐसे करके लीवर होता है, ठीक है, मेरा खूबसूरत सा ऑर्गन, इस लीवर से बल्कि कोलेस्ट्रॉल उठाता है, क्योंकि लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल पड़ा होता है, उसको उठा के ला के इसने ब्लड वेसल्स के अंदर डालना है। और ये तो गलत बात है, ब्लड वेसल्स के अंदर ला के ब्लड वेसल्स के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा तो प्लेक्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल करता है, ठीक है। तो आपका HDL लेवल ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है, और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना चाहिए। लेकिन जब आप गलत चीज़ें खाते हो, लाइक बाहर से आप फ्राइज़ खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, बेकरी आइटम्स खा रहे हो, फ्राइड आइटम्स खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती हैं, ठीक। अब कोलेस्ट्रॉल मान लो आपके ब्लड के अंदर फिर ही रहा है, ठीक हो गया, तो खुद ही सोचिए जब बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो ये जाएगा जाके ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पे ऐसे जाके जमा होता रहेगा और नैरोइंग काज करना शुरू कर देगा, और इवन ब्लॉकेज भी काज कर सकता है, ठीक है। खुद ही सोचें, देखिए पहले ब्लड इतनी जगह से फ़्लो करता था, इतनी जगह थी, अब सिर्फ इतनी तंग जगह से उसने फ़्लो करना है, तो ब्लड नहीं जाएगा सही तरीके से, हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो वही बात। तो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, तब ये प्रोसेस होता है, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं हाई बीपी, क्यों, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, अगर आप ओल्ड मतलब जिस तरह बीपी अपना मॉनिटर नहीं करते और आपका बीपी मुसलसल हाई रह रहा है, तो जब खुद ही सोचे जब ब्लड प्रेशर इतना हाई होगा, ब्लड प्रेशर क्या है, ये जो ब्लड इस ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा होता है ना, ये ब्लड जा रहा है, तो ये हल्का हल्का प्रेशर लगाता रहता है यहाँ पे। ऐसी बात है, अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो प्रेशर तो लगाएगी ना, हल्का हल्का प्रेशर क्या है, फोर्स, हल्की हल्की फोर्स लगाई जा रही है ब्लड वेसल की वॉल में, तो इसको प्रेशर कहते हैं। तो ये जो ब्लड एक्सर्ट कर रहा है इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, सही। अब अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड इतनी ज़ोर से प्रेशर लगाएगा, तो खुद ही सोचे ये जो इसकी अंदर वाली लेयर है एंडोथीलियम, इसकी आर्टरी की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथीलियम होती है ना, डैमेज होना शुरू हो जाएगी। मान लो ये डैमेज होगी, देखो यहाँ से डैमेज होना शुरू होगी, जब ये यहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाएगी ना, देखें अब यहाँ से ख़त्म हो गई, एंडोथीलियम है ही नहीं क्योंकि वहाँ से डैमेज हो गई है, तो फिर यहाँ पे
कोलेस्ट्रॉल बड़ा आराम आराम से आके चिपकना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को आसानी हो जाती है यहाँ पे चिपकने में, ठीक हो गया। क्योंकि अगर एंडोथीलियम होती है तो एंडोथीलियम किसी भी चीज़ को अपने साथ चिपकने नहीं देती, अपने साथ बाइंड नहीं होने देती, कहती चलो दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, ठीक है। लेकिन अगर एंडोथीलियम डैमेज हो चुकी है, अब एंडोथीलियम है ही नहीं वहाँ पे या ख़राब है, हो गई है, तो अब आराम से कोलेस्ट्रॉल और इस तरह की जो सारी गंदी गंदी चीज़ें वो आके यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इसलिए ये प्रोसेस होता है। इसी तरीके से हाई शुगर, डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर हाई हो जाती है। जब शुगर हाई होगी तो खुद ही बताएं, तो हाई शुगर भी क्या करेगी, मान लो शुगर फिर रही है ब्लड के अंदर, हाई ग्लूकोज फिर रहा है, ठीक। तो हाई ग्लूकोज भी क्या करेगा, ऐसे ही आपके एंडोथीलियम को डैमेज करता रहेगा। ये जो आपका बेचारा एंडोथीलियल सेल है ये बेचारा डैमेज हो के अब ये पहले क्या करता था, नॉर्मली चीज़ों को अपने साथ बाइंड नहीं होने देता था। अब ये चूँकि डैमेज हो चुके, अब चीज़ें आराम से जाके इसके साथ बाइंड करना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरीके से फिर ये जब चीज़ें आराम से जाके बाइंड होना शुरू हो जाएंगी, वो गंदा बैड कोलेस्ट्रॉल भी जाके जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे प्लेक बनना शुरू हो जाएगा और एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से डायबिटीज़ ने काम करना है। ये भी हम 3 की बात कर ली। स्मोकिंग, इसी तरीके से स्मोकिंग जो करते हैं ना, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है स्मोकिंग के कितने ख़तरनाक केमिकल्स हैं, मोर देन 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं और सारे ख़तरनाक केमिकल्स, सारे टॉक्सिक केमिकल्स। अब जब वो इतने ख़तरनाक केमिकल्स होंगे, वो जाके आपके एंडोथीलियम को डैमेज की जा रहे हैं, खुद ही सोचे, तो आपके एंडोथीलियम बेचारी अब इस काबिल नहीं रहेगी कि चीज़ों को अपने साथ बाइंड करने से रोके। चीज़ें जाके साथ बाइंड करेंगी, कोलेस्ट्रॉल जाके साथ बाइंड करना शुरू हो जाएगा, जिससे ये हालत होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब सारा दिन आप बैठे रहते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बस खाई पिए जा रहे हो, ठीक हो गया, आप मोटे होते जा रहे हो, आपका काहिल सुस्ती वाला लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आप कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल सारा यहाँ पे जमा हो के जाके आपके एंडोथीलियम को मज़ीद डैमेज करता रहेगा। बेचारी एंडोथीलियम डैमेज हो के, ये देखिए बेचारी एंडोथीलियम डैमेज हो रही है, ये मान लो ये एंडोथीलियम रोना शुरू हो गई है, बेचारी रोई जा रही है। इसको आपने इतना डैमेज कर दिया, इसके इतने मोटे मोटे आंसू बाहर आ रहे हैं इस एंडोथीलियम के, ठीक है। तो जब एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल भी आराम से आके इसके साथ चिपक के बाइंड करके देखें अब क्या अंदर जगह रह जाएगी। तो आपके अंदर ल्यूमन नैरो होना शुरू हो जाएगा, आपकी कोरोनरी आर्टरीज नैरोइंग होना शुरू हो जाएंगी, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी। तो यही सारी बात उसने लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझा दी। क्या वजूहात होती हैं ये प्लेक बनने की, ये जो प्लेक बना हुआ है, ये प्लेक है ना, ये बना हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं मैंने आपको बता दिया। हाई लेवल होना किसका, कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल का। और मैंने आपको कहा था बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL भी कहते हैं। LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, L से लो, D से डेंसिटी, ठीक है, और L से लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो उसको LDL बोल देते हैं, ठीक हो गया। तो अगर LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब जो LDL है उसका हाई लेवल हो जाता है, ठीक है, LDL है उसका हाई लेवल हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल का, ये देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको ये प्रोसेस हो सकता है। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, जो मैंने भी आपको बता दिया, हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर, फिर स्मोकिंग, ठीक है, फिर डायबिटीज़ सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें आपके प्लेक फॉर्मेशन करती हैं। कैसे करती हैं मैंने अपनी तरफ से सादा से अल्फाज में आपको बताने की कोशिश की, ठीक हो गया। अब पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स वो अलामात होती हैं जो पेशेंट प्रेजेंट करता है आके, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे ये मसला आ रहा है, तो पेशेंट हमें बताता है, वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहता है अर्ली स्टेजेस, जब अर्ली स्टेज है, इब्तदाई स्टेज में, तो एसिम्टोमेटिक है, कोई इतनी ख़ास अलामात नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि देखें ये मैंने जिस तरह आपको बना के दिखाई, ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, इसने जाना है जाके हार्ट के मसल सेल्स को ब्लड सप्लाई देनी है। अब स्टार्ट में कोरोनरी आर्टरी अगर थोड़ी हल्की सी मतलब नैरोइंग हुई है, ठीक है, तो थोड़ा सा तो ब्लड जा ही रहा होगा। देखें इधर अगर ये फिर भी मैंने थोड़ी ज़्यादा नैरोइंग दिखा दी है, मैं हल्की दिखाती हूँ। वो कहते हैं मान लो अर्ली स्टेजेस में हल्की सी नैरोइंग अभी हुई है, थोड़ी सी प्लेक फॉर्मेशन हुई है, तो अभी फिर भी ब्लड जा ही सकता है, ठीक है, अभी कोई इतनी ज़्यादा ब्लड के रास्ते में रुकावट नहीं आ रही, तो ब्लड जा ही रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये प्रोसेस बढ़ता रहेगा, खुद ही अब सोचें, तो इसलिए वो कहते हैं अर्ली स्टेजेस में पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है। ए मीन्स विदाउट, सिम्टोमेटिक मीन्स सिम्टम, उसके अंदर कोई अलामात नहीं आती, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक का मतलब है ए मीन्स विदाउट, सिम्टम्स मीन्स सिम्टम्स, विदाउट सिम्टम मतलब कोई अलामात नहीं आ रही है का मतलब हमेशा होता है विदाउट। तो अर्ली स्टेजेस में कोई अलामात नहीं आती, क्यों? क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ब्लड जो है ना वो जाने के काबिल है, अभी ब्लड फ्लो करके हार्ट मसल को जा सकता है, फिर भी उनको ब्लड मिल ही रहा है, ठीक हो गया। लेकिन
लेकिन वो कहता है कि जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे ये और नैरो होता जाएगा, अब यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, हार्ट के मसल सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा हार्ट के मसल सेल्स, तो हार्ट के मसल सेल्स बेचारे अब ब्लड नहीं मिल रहा, इनको चाहिए थी ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन और ग्लूकोज, वो इनको मिल नहीं रही, तो ये बेचारे चीखना शुरू हो जाएंगे, हमें दो में नहीं पता। मान लो मैंने मसल सेल थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, ये ऐसे करके चीख रहा है, रो रहा है, मुझे दे दो, क्या दे दो मुझे, ऑक्सीजन दे दो मुझे, ठीक है। तो इसको बेचारे को ऑक्सीजन जा नहीं रही, ना इसको ग्लूकोज मिल रही है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट कहाँ पे पड़ा होता है, चेस्ट में पड़ा होता है ना, तो पेशेंट को चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, तो पेशेंट को चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगी और चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाएगी, चेस्ट में बेचैनी होना शुरू हो जाएगी चेस्ट में, ठीक है। ये इसकी कोज है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि रिस्क फैक्टर्स, मतलब क्या क्या ख़तरे वाली बातें हैं, किन किन चीज़ों, कौन कौन से पेशेंट्स जो होते हैं जो एट द इंक्रीज रिस्क होते हैं, मतलब जिनके अंदर ज़्यादा ख़तरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होने का, ठीक है। कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं? एक वो पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, मतलब जिनके ख़ानदान में ये मसला चलता आ रहा है कि उनके ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है उनके, या उनके ख़ानदान में मोटापा होता है, वो ख़ानदानी तौर पर मोटे होते हैं, ठीक है। या वो लोग जो मोटे होते हैं, क्योंकि मोटे होंगे, खुद ही सोचें, मोटे लोगों में ना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होगा तो मैंने आपको बताया बैड कोलेस्ट्रॉल तो बुरा है, ठीक है। हाई बीपी जिनके अंदर रहता है, वही बातें जो हमने कोजेज़ में पढ़ी हैं, या जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, वो कोलेस्ट्रॉल भी जाके क्या करेगा, ये देखें, ये वाली सारी बातें उसने की हुई हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली ये जाके सारा यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा और उस जगह में वो ब्लड वेसल नैरो होना शुरू हो जाएगी। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगर आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, काहिल ज़िंदगी, मतलब काहिलाना ज़िंदगी बसा कर रहे हो, बस एक्सरसाइज करनी नहीं, सारा दिन लेटे रहना है, खाते रहना है, बैठे रहना है, तो ये काम ठीक हो गया। प्रिवेंशन, अब कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, खुद ही सोचें। मैंने आपको बताया, अगर ये कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई और ब्लड फ्लो हार्ट के मसल्स की तरफ ना गया तो क्या क्या हो सकता है। अभी तो हमने बात की, चेस्ट पेन हो जाएगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाती है पेशेंट को। इवन एडवांस्ड केसेस में अगर ये बिल्कुल ही बंद होगी, खुद ही सोचें, हार्ट के मसल सेल्स की तरफ ब्लड ही नहीं गया, तो हार्ट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डालना है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड डालता है पूरी बॉडी के अंदर, तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जाएगा भाई। बॉडी के सेल्स को, एक एक सेल उस ब्लड के लिए तड़प रहा है, मुझे वो ब्लड दे दो, उस ब्लड के अंदर मेरी ऑक्सीजन है, उस ब्लड के अंदर मेरी ग्लूकोज है, नहीं मिलेगी तो एक एक सेल बेचारा एटीपी नहीं बना पाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ब्रेन सेल मेरा कोई काम नहीं कर पाएंगे, खुद ही सोचो, ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं आ रहा तो बंदा तो बेहोश होना शुरू हो जाएगा, सही हो गया। लिवर की तरफ ब्लड नहीं आ रहा, लिवर बाइल नहीं बनाएगा, आपका खाना हजम नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड नहीं आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन काम करना छोड़ देगी, क्योंकि ब्लड से वो चीज़ें लेते हैं ना और अपनी एनर्जी बनाते हैं। ठीक हो गया। वो कहते हैं फिर मैं क्या करूँ प्रिवेंशन, जिससे मैं ये इन चीज़ों से बच सकूँ। एक तो मैं अपनी हेल्दी डाइट करूँ, सही हो गया। मैं अपनी डाइट हेल्दी से मुराद है कि ऐसी डाइट खाएं जो हेल्दी हो, मतलब फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, ये बाई की फ़ास्ट फूड, फ्राइड फूड, ये चीज़ें छोड़ दें, बर्गर छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, ठीक है, ताकि अगर कुछ मोटापा आ भी रहा है तो कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएं, ठीक है। ज़्यादा मोटापे की तरफ आप जाएं ही ना, क्योंकि मोटापा जो है ना मदर ऑफ़ डिजीज़, सारी बीमारियों की जड़ है, सही है। स्मोकिंग सीजेशन, स्मोकिंग रोक दें भाई। सीजेशन का मतलब होता है स्टॉप, स्मोकिंग ना करें, क्योंकि आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा, इतनी ख़तरनाक है स्मोकिंग, इतने ख़तरनाक केमिकल्स हैं, इतने ख़तरनाक केमिकल्स हैं। वो ख़तरनाक केमिकल्स जाके एक तो आपका सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उड़ा रहे हैं, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा, और दूसरा जाके ख़तरनाक केमिकल्स आपके एंडोथीलियम को डैमेज कर रहे हैं। आपके एंडोथीलियम बेचारी उसको डैमेज कर रहे हैं और बेचारी डैमेज हो रही है। जब वो डैमेज हो जाएगी तो सारा कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जाके बाइंड होना शुरू हो जाएगा, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो कोई मसला नहीं, उसको मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई ना जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़ास तौर पर वो आपका हाई ना जाए। गुड कोलेस्ट्रॉल तो अच्छी बात है ना, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने ये प्रिवेंशन करनी है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि अगर मैंने उस चीज़ को, अगर आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गई है, अगर आपको ये कंडीशन डेवलप हो गई है और मैं ख्याल नहीं कर रही, मैं अभी भी अपनी वही हाई बीपी, मेरा मतलब मेरा नहीं, कोई भी पेशेंट है उसका अभी भी हाई बीपी मेंटेन रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अभी भी उसका बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, वो ख्याल ही नहीं कर रहा अपना, कोई इलाज नहीं करवा रहा, ठीक है। तो वही वो कह रहा है, इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आपने इसका इलाज ना किया ना तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है, इससे क्या होगा, मोर सीवियर कंडीशन, ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। क्या? MI हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। अभी हमने MI को डिटेल में पढ़ना है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा, जिसको MI कहते हैं, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक हो गया। और हार्ट फेलियर, ये इवन हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट काम करना छोड़ देगा, ठीक है। खुद ही सोचें, अगर ये मेरी पूरी ब्लड वेसल
पेशेंट की पूरी ब्लड वेसल बंद हो जाती है, ठीक है। तो कहाँ से ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ? हार्ट के मसल सेल्स को नहीं ब्लड सप्लाई मिल रही, वो नहीं काम करेंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल का मतलब है जिसको काम दिया वही नहीं वो कर पा रहा, ब्लड पंप नहीं कर पा रहा पूरी बॉडी के अंदर। तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को अपने अच्छे से डिटेल में कर लेना है। सही हो गया। अब आर्टीरियोसेक्लोसिस और एथ्रोसेक्लोसिस, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये क्या है? आर्टीरियोसेक्लोसिस नाम से पता लग रहा है, आर्टीरियो मतलब आर्टरीज, आर्टरीज। सेक्लोरोसिस का मतलब होता है थिकनिंग, ठीक हो गया, हार्डनिंग ये होता है। तो ये क्या होता है? आर्टीरियोसेक्लोसिस क्या है? वही बात नाम से पता लग रहा है, आर्टरीज जो है, आर्टरीज की वॉल की थिकनिंग हो गई है, आर्टरीज की वॉल मोटी हो गई है और हार्डन और सख्त भी हो गई है। नॉर्मली आर्टरीज की वॉल आपको पता है इलास्टिक होती है, उसमें लचक होती है, लेकिन अब उसकी लचक ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो वो सख्त हो गई है और वो थिकन भी हो गई है, वो मोटी भी हो गई है। इसको आर्टीरियोसेक्लोसिस कहते हैं। खुद ही सोचें, आर्टरी की वॉल मान लो पहले ऐसे है, ठीक। अब अगर ये मोटी हो जाती है, मान लो ऐसे मोटी हो गई, तो अंदर जो उसका ल्यूमन होगा वो नैरो हो जाएगा, ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं करेगा, ठीक हो गया। ये होगा फिर आर्टीरियोसेक्लोसिस में। एथ्रोसेक्लोसिस मैंने अभी बात की, ये क्या होती है? ये आर्टीरियोसेक्लोसिस की ही एक टाइप है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो आर्टरी की वॉल है वो नैरो हो रही है। ये एथ्रोसेक्लोसिस है ना, तो इसमें भी तो आर्टरी की वॉल नैरो ही हो रही है। सही हो गया। तो ये इसी की टाइप है। एथ्रोसेक्लोसिस जो है इसी की टाइप है, आर्टीरियोसेक्लोसिस की ही टाइप है, स्पेसिफिक टाइप है आर्टीरियोसेक्लोसिस की। क्यों होती है? इसमें क्या होता है, आपका फ़ैट, आपका कोलेस्ट्रोल और आपकी अदर सब्सटेंसेस जो होती हैं वो जाके आर्टरीज़ के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं। आपका फ़ैट, आपके कोलेस्ट्रोल, अदर सब्सटेंसेस जिनको प्लेक्स कहते हैं, इन तमाम को मिला के ये जाके आपकी आर्टरीज़ के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं, जमा होना शुरू हो जाती हैं, क्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रोसेस को एथ्रोसेक्लोसिस कहते हैं। तो एथ्रोसेक्लोसिस की डेफिनेशन आप ये लिख दें या ये लिख दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है क्योंकि इसमें इसने बात की हुई है कि वो टाइप ऑफ आर्टीरियोसेक्लोसिस है, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो होते हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया में 32% डेथ्स हो रही हैं। मतलब 100 लोग अगर मर रहे हैं तो 32 लोग जो हैं वो इस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से मर रहे हैं, मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स की ख़राबी की वजह से मर रहे हैं। और पाकिस्तान में 29% जो जितनी भी डेथ्स हैं ना, वो 29% डेथ जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से हो रही हैं। अगर 100 डेथ हो रही हैं तो 29 जो डेथ है ना वो इसकी वजह से हो रही हैं। पाकिस्तान में 29% और पूरी दुनिया में 32%, ये आपने याद कर ले रहे हैं। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक हो गया। ये बहुत डेली लाइफ में भी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको इसका पता होना चाहिए, और आपके एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक हो गया। तो इसको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगले लेक्चर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।